गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वीरेंद्र कुमार आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको नरेशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपको बड़े अच्छे से नरेशन के बारे में जानकारी दूंगा कि नरेशन क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं और डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है। ये सारी चीजें बड़ी भांति आप लोग समझेंगे। तो आते हैं और शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर मैंने लिखा है नरेशन, जिसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्पीच। अब आप देखें नरेशन जो होता है इसका हिंदी अर्थ होता है कथन, या इसको हम दूसरी इसकी जो मीनिंग होती है इंग्लिश मीनिंग, इसको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो नरेशन होता क्या है? नरेशन अर्थात कथन। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता कुछ भी कहता है, कोई भी बात कहे, उसी चीज को हम कहते हैं नरेशन, या उसे कहते हैं कथन या स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही है आपका नरेशन, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाती है उसी को हम कहते हैं नरेशन या स्टेटमेंट, या उसी को आप कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन जो मैंने लिखा था, व्हाट इज नरेशन। नरेशन की आपकी डेफिनेशन हो गई कि नरेशन कहते किसे हैं। अब आप आएंगे नरेशन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नरेशन। तो बच्चों, जो नरेशन होता है वह दो प्रकार का होता है और उसे हम जानते हैं डायरेक्ट नरेशन और इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कहे उसी को हम कहते हैं नरेशन, और उसी के आधार पर नरेशन जो होता है कथन के आधार पर, अर्थात किसी व्यक्ति के कोई बात कहने के आधार पर उसने कैसे कहा है उसी के बेस पर ये जो नरेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो ये होता क्या है डायरेक्ट नरेशन, अथवा इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी क्यों कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी क्यों कहते हैं, ये हम जानेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या वक्ता किसी भी बात को ज्यों का त्यों कह देता है, या फिर जिस रूप में वो बात है उसी रूप में वह कह देता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते, बहुत ही आसान भाषा में एक श्लोक में बताना चाहूंगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब इसमें आप देखेंगे जो रहीम दास ने जो दोहा जिस रूप में कहा था, जो लिखने वाले थे, पब्लिशर थे, उन लोगों ने उन सारे दोहों को सेम टू सेम ऐसे ही उतार दी। हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही आपने लिख दिया। और उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट नरेशन वह होता है जब हम किसी बात को या वक्ता द्वारा जो भी बातें होती हैं उसे ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका, राम सेड टू मी, मोहन इज अ गुड बॉय। अब आप देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी मोहन इज अ गुड बॉय,
यह एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस वाक्य को कहा होगा उसको सुनने वाले ने इस चीज को, इस सेंटेंस को सेम टू सेम ऐसे ही जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने लिख दिया, इसलिए यह डायरेक्ट नरेशन है। अब हम समझेंगे, इसमें मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच। स्पीच क्यों कहा गया है? पहले मैंने आपको लिख दिया स्पीच मीन्स होता है स्टेटमेंट या कथन, या फिर नरेशन के बगल में मैंने लिख दिया स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच, स्पीच का मतलब भी वही होता है कथन। अब आप डायरेक्ट नरेशन कहें या फिर डायरेक्ट स्पीच कहें, मतलब किसी की बातों को, स्पीच को हम अगर डायरेक्ट कह देते हैं तो वह होता है आपका डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। एग्जाम्पल मैं इसको छोड़ देता हूं ताकि आप बड़े आसानी से समझ सकें। दूसरा आपका टाइप होता है इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप देखें ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट में जो चीजें रहती है उसको सेम टू सेम कह दिया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वक्ता द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों ना कहा जाता है, बल्कि उसे दूसरे रूप में व्यक्त किया जाता है अथवा उसको उसके अर्थ के साथ व्यक्त किया जाता है। तो वाक्य के उस रूप को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो दोहा हमने आपको बताया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति डॉट डॉट आप समझ सकते हैं, उसमें जो बताया गया था कि सीधे जो रहीम जी ने कहा था उसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन अब इनडायरेक्ट में कैसे होगा? जब उसका हम अपने शब्दों में अर्थ प्रकट करेंगे कि इन पंक्तियों में कभी रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष होता है, उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनमें उसी तरीके से जिस तरीके से चंदन के वृक्ष में हमेशा जो भुजंग होते हैं अर्थात सर्प होते हैं लिपटे रहते हैं, फिर भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरीके से जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है सेम उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता पूरी संगत का। तो ये आपने पहले जो था वो सीधे कहा, लेकिन दूसरे वाक्य में या दूसरे नरेशन में आपने देखा कि उसको भली बात उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखें ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके या इनडायरेक्ट का रूप बना के आपको देते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। राम टोल्ड मी दैट मोहन वाज अ गुड बॉय। गुड बॉय। अब आप देख सकते हैं कि राम सेड टू मी मोहन इज अ गुड बॉय। अब इसमें देखिए राम सेड टू मी, यहां पर सेड टू था, इसको हमने चेंज कर दिया टोल्ड मी। यहां पर आपका कॉमा था और यहां आपका डबल एंड कॉमा था, थोड़ा सा मिल गया है, डबल एंड कॉमा था। अब जब आपने इससे इनडायरेक्ट में बदला तो कॉमा हट गया और आप यहां देखेंगे कॉमा को हटा करके हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। और दूसरी चीज यहां जो आपकी वर्ब थी इज, इसको हमने हटाकर इसके स्थान पर वाज को रिप्लेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो ये था आपका डायरेक्ट स्पीच था, क्योंकि ये डायरेक्ट कह दिया गया था। अब यह वाक्य जो है इसमें बहुत सारे परिवर्तन हमने दूसरे रूप में व्यक्त कर दिया है, तो ये आपका सेंटेंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और इनडायरेक्ट नरेशन इसे हम कह सकते हैं। तो ये था आपका नरेशन का प्रकार। अब हम डायरेक्ट नरेशन के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अब आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है रिपोर्टिंग वर्क, और दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके दो भाग होते हैं, वो भी किसके? डायरेक्ट नरेशन के। और आप ये ध्यान देंगे हमको अभी इनडायरेक्ट नरेशन के भाग के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि
सारा का सारा नरेशन आपका, ये डायरेक्ट नरेशन जो होता है इसके जो पार्ट होते हैं इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सारा का सारा नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर ही बेस्ड है। जब आप पढ़ेंगे आगे टेंस में परिवर्तन और अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो सारा का सारा चीज इसी पर आपको बेस्ड मिलेगा। इसलिए सारे विद्यार्थी ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको समझना। तो आप देखेंगे, पहले हम समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इसकी परिभाषाएं वैसे तो बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन हम दोनों परिभाषाएं बताएंगे, कठिन वाली भी और आसान भी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके तहत समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन said to Vimal, Aman do not read at home. यह है आपका सेंटेंस है और ये भी है आपका डायरेक्ट नरेशन। और आप ये कभी भी भूल करने की मत सोचिएगा कि जो पार्ट्स है आपके, अर्थात जो भाग है वो इनडायरेक्ट में आप कभी ना जाएंगे। हमेशा आप ये ध्यान देंगे कि जो भाग होगा हमेशा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का ही भाग होगा। तो आप देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की छोटी सी परिभाषा आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, रमन से टू विमल, इसके बाद आपका ये कॉमा है जिसको अल्पविराम बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा गया है अमन सॉरी यहाँ पर डज नॉट होना चाहिए, अमन डज नॉट रीड एट होम। इसके बाद फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। या जो आपका भाग है, यहाँ से आप देखेंगे इसके बाहर वाला जो भाग होगा यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और इसके बाद बचता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। बाकी जितना आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बचता है यह सारा आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्टकट में हम आरएस कह सकते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज, आप ये जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है इसके आधार पर, अर्थात लिटरली इसको समझ सकते हैं, शाब्दिक अर्थ में इसको समझ सकते हैं। नाम इसका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मींस होता है एड्रेस करना और शुरू करना, प्रारंभ करना। तो इसके आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट अर्थात वाक्य जहां से शुरू होता है, रिपोर्टिंग पार्ट जिस वर्ब से अपने बातों को शुरू करता है, रिपोर्टिंग पार्ट जिस वर्ब से अपनी बातों को शुरू करता है उस भाग को हम कहते हैं या उस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि रिपोर्टिंग मतलब शुरू करना और क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब अपने वाक्य के जिस वर्ब से कार्य शुरू होना पता चलेगा उस वर्ब को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके आधार पर आपकी परिभाषा होगी रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इसके आधार पर ये भी हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच मींस होता है कहा गया, रिपोर्टेड मींस कहा गया, एड्रेस किया गया। स्पीच मींस होता है कथन, अर्थात जो कुछ भी वक्ता के द्वारा रिपोर्ट कर दिया गया, मतलब एड्रेस कर दिया गया, कह दिया गया, वह आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों आधार पर आप परिभाषाओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है वह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो हमने दूसरे टाइप में लिखा था। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं, जो कि हेडिंग आपका कॉमन रूल्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले हमने नरेशन के बारे में और उसके भाग के बारे में, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे, और डायरेक्ट नरेशन के भाग के बारे में पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे कॉमन रूल्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसे रूल्स जो पूरे नरेशन में, अर्थात जितना भी आप नरेशन जो भी पढ़ेंगे उन सारे नरेशंस में ये सारे जो आपके रूल्स हैं वो लागू होंगे, उसी को हम कहते हैं कॉमन रूल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन रूल्स, क्या क्या चीजें हमको करना रहेगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। पहली चीज आपका ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसकी कुछ चीजें होती है जो हम जान लेते हैं, कि जैसे डायरेक्ट स्पीच होता है, आप ध्यान दिए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब उसी के बेस पर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियमों को देखते हैं। पहला नियम आपका ये है कि सबसे पहले हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सारी चीजें हटा करके क्या करेंगे, इनके स्थान पर किसी उचित कंजंक्शन, फॉर एग्जाम्पल दैट, व्हाई, व्हेन, इफ और वेदर etc का प्रयोग करते हैं। ये जो आपके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनके स्थान पर इनको हटा देंगे और इनके स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे आपने देखा था राम सेड टू मी, ये आपका पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होती है उसको वाक्य के भाव के अनुसार हम क्रमशः सेज, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड etc में तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। इनका प्रयोग हम तभी करेंगे, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड, इनको हम तभी प्रयोग करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट क्या है आप सीधे समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है राम सेड टू मी। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, जिसको रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन कह सकते हैं। अब इस प्रीपोजिशन के बाद जो आपका शब्द होता है यही हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब इस वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो इस सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वाक्य प्रेजेंट में है सेज है तो सेज का टेल्स हो जाएगा, यदि आपका वाक्य पास्ट में है सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, और यदि इंट्रोगेटिव टाइप का होता है तो उसको आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन यार एक चीज आप इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये ना सोचेंगे कि ये आपका टू रहेगा, टू के साथ हमें पूरा परिवर्तन होगा। सेड टू को पूरा चेंज करेंगे टोल्ड में, सेज टू को पूरा चेंज करेंगे टेल्स में, और सेड टू को हमेशा पूरा चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो ऐसा कंफ्यूजन में बिल्कुल आप ना रहे कि ये टू लगा रहे, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद तीसरे नियम में हम चलते हैं, तो ये तो आपका पहला और दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम में हम चलते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा कि जो भी कंजंक्शन आप लगाएंगे, कंजंक्शन के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो शुरू होता है उसमें ये चीज आप ध्यान देंगे कि आई तथा प्रॉपर नाउन। इनडायरेक्ट स्पीच में आई और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब कितने विद्यार्थी ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई मतलब होता है मैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट का आई होता है उसको समझ लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो आपको लिखना है इंडिया, तो यहाँ बीच में आई आया तो इसको भी कैपिटल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आई को कैपिटल वही लिखना है जिसके मीन्स होता है मैं, चाहे ये आपके बीच में हो अथवा शुरू में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आई मीन्स मैं होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसके लिए हमेशा आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है आप ये जान लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, जो भी चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो,
उसका अगर नाम ले लिया जाए, या यूं कह सकते हैं कि परिभाषा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, सॉरी प्रॉपर नाम कहते हैं। और कॉमन नाम वो होता है जिससे संपूर्ण व्यक्ति वस्तु के संपूर्ण जात का बोध होता है। जैसे हमने कहा ट्री, ट्री में सारे पेड़ आ गए, बुक कहा बुक में सारी किताबें आ गई। लेकिन अगर ट्री में हमने नाम ले लिया मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, इसका मतलब ये विशेष हो गया। हमने ले लिया गुआवा ट्री, या फिर किसी और ट्री का नाम ले लिया, या किसी बुक का नाम ले लिया, किसी भी आदमी का नाम ले लिया, वो हो गया प्रॉपर नाम। अब आप कितने विद्यार्थी ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रॉपर नाम में हमेशा कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे गांधी जी हो गए, या फिर कोई बहुत बड़ी किताब हो गई जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी का भी नाम हो, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर नाम आ गया तो हमेशा प्रॉपर नाम। तो नाम हमेशा, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, चाहे जिस चीज का हो, पहाड़ का, नदी का, कुछ भी हो, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ये चौथा जो आपका नियम है नरेशन का, कॉमन रूल का, कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी बदलता नहीं है। आप इस चीज को ध्यान देंगे। कभी कभी बहुत सारे विद्यार्थी रिपोर्टिंग वर्ब का ही टेंस बदल जाते हैं, या फिर समझाते वक्त ये समझ नहीं पाते कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल रहा है या फिर रिपोर्टेड स्पीच का। तो आप ये हमेशा ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको आप बड़े गहन से अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नरेशन होता है उसके आधार पर हम सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं, क्योंकि जो नरेशन होता है वो नरेशन के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो नरेशन की दृष्टि से आपका जो सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा लास्ट आपका होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह आपके नरेशन के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन्हीं 5 सेंटेंसेस का हमें नरेशन बनाना है, और हम पहला सेंटेंस जो कि आपका है असर्टिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत हम लोग नरेशन को बनाना सीखेंगे। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है थोड़ा सा हम बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस मींस होता है विधिसूचक वाक्य, अर्थात यह ऐसा वाक्य होता है जो यह बताता है कि कोई कार्य या घटना हो रही है या नहीं हो रही है, अर्थात किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना जो सेंटेंस देता है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यह वाक्य ये बताता है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य हो रहा है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में चेंज कर दें कि द अर्थ डज नॉट मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है, तो इसमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के चक्कर लगाने का कार्य नहीं होता है। तो ये आपका होता है असर्टिव सेंटेंस जो बताता है कि कार्य हो भी रहा है और ना भी हो रहा है। और इसके बेस पर जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में किसी कार्य घटना के होने की सूचना मिलती है, और नेगेटिव जो होता है आपका इससे किसी कार्य घटना के ना होने की सूचना मिलती है। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस के बाद हम पहले नियम में आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, टेंस संबंधी नियम, नरेशन संबंधी नियम।
टेंस संबंधी नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे। और टेंस संबंधी नियम का जो पहला रूल है आपका, वह टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपका नाम है, इसका हेडिंग टेंस संबंधी नियम, अर्थात इसमें सारे परिवर्तन जो होंगे आपके टेंस संबंधी होंगे, टेंस में होंगे, वर्ब में होंगे, हेल्पिंग वर्ब में होंगे। तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है, कौन सी उसकी पहचान है, क्या उसकी सहायक क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो टेंस संबंधी नियम का पहला नियम ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, तो इसमें आप भी ना कंफ्यूज होंगे कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। और ऐसे हम क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। बाकी सारे के सारे जो नियम मैंने पहले बताए कॉमन रूल्स, उनका आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, एग्जांपल मोहन सेज रमन लाफ्स। यह आप देखें मोहन सेज, यह आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। अब आप यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब में यस या यस लगा होता है। तो यह आपकी क्या है, यस लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यह जो आपका टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो करेंगे क्या, हम इसको कंजंक्शन दैट से केवल जोड़ देते हैं। मोहन सेज दैट राम लाफ्स। अब आप देखेंगे यह डायरेक्ट स्पीच था, इसको हमने इनडायरेक्ट में कर दिया, तो आप देखेंगे ये सेज वर्ब है, हमने कंजंक्शन लगा दिया। अब इसके टेंस में अर्थात इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, आप देखेंगे यहाँ यस का यस लगा हुआ है। अगर परिवर्तन कब होता, जब यहाँ पर लाफ्ड हो जाता है या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आ जाती तब ये परिवर्तन होता, लेकिन सेम टू सेम आपने देखा कि हम कंजंक्शन लगा के हमने जोड़ दिया। ये पहला एग्जांपल था, ये प्रेजेंट का था। फ्यूचर का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। He will say to me, Arya is singing। अब आप देखेंगे यह टेंस he will say to me, यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट लगा के जोड़ देंगे। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही विल से टू को हम चेंज करेंगे टेल, टेल मी दैट आर्या इज सिंगिंग। अब आप देखेंगे इसमें देखिए कोई परिवर्तन, केवल दैट लगा दिया गया, बाकी इधर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसका इसलिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा ही हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और आप ध्यान देंगे, कितने विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि अभी सर ने कहा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो कभी बदलता नहीं और आपने यहाँ परिवर्तन कर दिया, इसको से टू को टेन में बदल दिया। ये मैंने टेंस में परिवर्तन नहीं किया है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो इन वर्ब्स को केवल इनका रूप बदल दिया जाता है, जो कि हमने किया है। तो इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना रहेंगे कि इसका टेंस बदल दिया गया। तो